एवरी टाइम यू डू एन SIP, एक ऐसी कंपनी है जो आपके ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती है, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, एंड दिस कंपनी मेक श्योर्स दैट योर इन्वेस्टमेंट इज़ रीचिंग द राइट फंड। ये कंपनी के बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना होगा, और ये कंपनी कोई म्यूचुअल फंड हाउस नहीं है, लेकिन ये फिर भी इंडिया का ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस या एसेट्स को हैंडल करती है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट एनी AMC, नॉट एनी बैंक, ये कंपनी है कैम्प्स लिमिटेड। आज के इस डिस्कशन वीडियो में हम बात करने वाले कैम्प्स लिमिटेड के बारे में, और हम जानेंगे क्या ये एक ऐसी बोरिंग और सबसे इन्वेस्टेबल फिनटेक कंपनी है क्या इंडिया की। राइट, मेरे साथ है मंदार और मैं हूँ श्रेनिक, और आज के इस डिस्कशन वीडियो में हम कैम्प्स के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज एंड के सेक्शन में हम यज्ञा के 5G फ्रेमवर्क के अंडर इस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो मंदार, मेरे पास जो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ अबाउट द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी, कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाई इज इट रेलेवेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। Right. So first of all, on your introduction, I would say it is very apt, like that एक कंपनी है जो इन द बैकग्राउंड इतने सारी चीज़ें कर रही है, बट नॉट मेनी पीपल नो इट। सम पीपल नो इट बिकॉज उनके मेल बॉक्स में वो कैम्प्स की स्टेटमेंट आती है दीज डेज, सो उस वजह से लोगों को पता है कि कोई एक ऐसा एग्रीगेटर है। सो दैट इज़ वेरी ट्रू कि कैम्प्स वर्क्स इन द बैकग्राउंड। अगर मैं सम अप करने चाहूँ कि ये कंपनी एग्जैक्टली क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, देन आई वुड जस्ट से कि एक इन्वेस्टर है, उसका काम उसको बस इससे पड़ी है कि वो एक करेक्ट फंड में पैसा इन्वेस्ट करे। जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनका वो यही चाहते हैं कि उनका मैक्सिमम ध्यान इस पर जाए कि कौन सी कंपनी लेनी है, रिसर्च कौन सा कैसे करे, क्या करे। अब इसके बीच में ट्रांजैक्शन का फ्लो बहुत बड़ा है, राइट। तो दोनों नॉट ओनली द इन्वेस्टर बट ऑल्सो द AMC ये चाहेगा कि कोई तो एक ऐसी कंपनी हो जो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखे, राइट। तो कैम्प्स जो है ना, दैट एग्जैक्टली डज दिस, दैट इज एक्चुअली आउटसोर्सिंग, taking the outsourced work of everything in the asset management paradigm। तो वो ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, वो इनिशियल रिक्वेस्ट जो है वो वेरीफाई कर रहा है, KYC रिक्वायरमेंट जो इन्वेस्टर्स की वो वेरीफाई कर रहा है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग देख रहा है, ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन इन्वेस्टर्स को सेंड करना है, AMC को सेंड करना है, ये सारी चीज़ें देख रहा है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रंट ऑफिस में वो AMC को भी सर्विसेज दे रहा है, इन अ सेंस दे आर ऑल्सो गिविंग सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में जो मैनेज कर रही है वो 70% मार्केट शेयर जिसका इंडिया में है, दैट कंपनी इज कैम्प्स। ओके, सो 70% मार्केट शेयर है, मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस दिख रहा है। बट मुझे जानना है कि ये जो 70% का नंबर है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड ये क्या ब्रेक हो सकता है, बिकॉज जिस तरह से आप हमें बता रहे हो कि ये एग्रीगेटर का बिजनेस है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी कंपनी कल आकर एक एग्रीगेटर बन जाए और वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू कर दे? राइट। तो इसमें ना 2-3 चैलेंजेस है। तो मैं अगर इस पर बात करना चाहूँ कि क्या ऐसे एंट्री बैरियर्स है, क्यों कैम्प्स इतना बड़ा मार्केट शेयर मेंटेन कर पाया। कैम्प्स के अलावा के फिनटेक है, ये दोनों ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं इस समय। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि क्यों कोई और प्लेयर यहाँ पर नहीं आ पाया। सबसे पहली बात तो दे आर ऑपरेटिंग इन अ वेरी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, राइट। सेबी जो है वो इन्वेस्टर के पैसे के साथ कभी भी कोई रिस्क नहीं लेने देता, राइट। तो सेबी विल ऑलवेज इंश्योर कि सारी जो चीज़ें हैं, जो भी इंटरमीडियरीज मार्केट में है, दे आर कंप्लीटली कंप्लायंट। यहाँ पर कोई भी जो रिस्क है वो चलेगी नहीं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चला गया कि उसका पैसा सही तरीके से पहुँच नहीं रहा है, देन दैट विल बी ब्रेक डाउन ऑफ द होल ट्रस्ट ऑफ द सिस्टम। सो सेबी नोज कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पॉइंट इसी से शुरू होता है कि रेगुलेशंस इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, राइट। तो कोई भी AMC यही चाहेगी कि मैं एक ऐसे प्लेयर के साथ इन्वॉल्व रहूं जो शायद मे बी ज़्यादा चार्ज कर ले, चलेगा, बट रेगुलेशंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा बैरियर यहाँ पर मेंटेन हो जाता है। दूसरी बात ये है कि इन अ सेंस दिस इज़ अ वेरी हाई स्केल ड्रिवन बिजनेस, यानी यहाँ पर कुछ मेजर फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे आपको मैन पावर की कॉस्ट लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट लगेगी। तो यू विल ओनली मेक सेंस ऑफ द कॉस्ट अगर आपकी स्केल बहुत बड़ी है, राइट। कोई भी नई कंपनी अगर यहाँ पर आती है तो मुझे लगता है कि 10-15 साल तो उससे सिर्फ ब्रेक इवन होने में लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर लगते हैं आपको, करंटली 40% का मार्जिन देख के ये समझ में नहीं आता कई बार कि ये बहुत स्केल ड्रिवन बिजनेस है। वो 40% मार्जिन तक पहुँचने के लिए कंपनी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो किसी भी नए कंपनी को उस पेनफुल जर्नी के थ्रू गुजरना, इट्स अ टेस्ट, राइट। सो वो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। एंड अगेन जो एक पॉइंट हमने कहा था कि ट्रस्ट हैवी यूटिलिटी है, राइट। मार्केट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है इन अ सेंस, तो हर एक नई AMC जो है वो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। उसके अलावा
ये सारे जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत स्टिकी होते हैं। जो एएमसी जिस आरटीए को अपॉइंट करती है, कैम्स जैसी कंपनीज है आरटीए, सो इट्स कॉल्ड अ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो ऐसी कंपनीज के साथ जो रिलेशनशिप होता है एएमसी का, वो काफ़ी स्टिकी होता है। तो इसलिए ये रिलेशनशिप ज़्यादा चेंज नहीं होती। एंड कोई भी नए प्लेयर को कोई एग्जिस्टिंग एएमसी क्यों अपॉइंट करेगी, इसमें इंटीग्रेशन चैलेंजेस बहुत है। आपको कॉस्ट अगर शिफ्ट करनी है किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तो उसमें चैलेंजेस बहुत है। सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस है जिस वजह से कोई नए प्लेयर्स दे डोंट लुक टू एंटर दिस इंडस्ट्री। राइट। सो अगर हम मोड की बात करें तो एक रेगुलेटरी मोड तो कंपनी के पास है ही, और अगर हम यज्ञा के जो मोड फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो स्विचिंग कॉस्ट इज अ मोड दैट दिस कंपनी इज हैविंग, राइट? करेक्ट। स्विचिंग कॉस्ट के अलावा श्रेणिक, आई ऑल्सो थिंक कि कई बार हम सोचते हैं कि कोई एक बड़ा प्लेयर है, जैसे लेट्स से रिलायंस कल अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आ गया, एंड वो क्यों ऐसे मार्केट को ध्यान नहीं दे रहा है जहाँ पर इतना इजीली पैसा बन सकता है। सो आई थिंक कि जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स है जिनके पास डीप पॉकेट्स है, राइट, उनके लिए ये मार्केट बहुत छोटा है। उनके लिए वो यही सोचेंगे कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करके अगर मेरा प्रॉफिट पूल से 1000 करोड़ का ही है तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। दैट्स वाई रिलायंस जैसी जो कंपनी है दैट इज ऑलवेज गोइंग आफ्टर अ वेरी ह्यूज मार्केट। इट इज करंटली आइंग क्विक कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। तो दैट इज वन रीजन वाई ऐसे मार्केट्स को कोई बड़ा कॉन्ग्लोमरेट डिसरप्ट करने की सोचता नहीं है, क्योंकि अगर डिसरप्ट कर भी लूँ तो कितना बड़ा पूल हो जाएगा। सो जो कंपनी उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो शायद यहाँ से ग्रो हो जाए, बट जो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है वो सोचेगा नहीं इतना कि इस छोटे से मार्केट में मैं क्यों डोमिनेट करने की सोचूं। राइट। सो इवन जियो जब यहाँ पे आया है तो इट हैज़ कम एज एन एएमसी रादर देन अ ट्रांसफर एजेंट, राइट? सो काफ़ी ब्रीफली एंड काफ़ी अच्छे से आपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया, बट आई ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द बिजनेस ड्राइवर्स, क्या क्या सोर्सेज है इस कंपनी के जहाँ से वो पैसे कमाती है। सो अगर हम इनके बिजनेस ड्राइवर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स जो एमएफ बिजनेस है वही इनका मेन कैश काउ बिजनेस है, हम कह सकते हैं। सो इन अ सेंस दे चार्ज, उनके फीस जो है दैट डिपेंड ऑन कि कितने असेट्स वो मैनेज कर रहे हैं फॉर द एएमसी। नाउ जैसे जैसे एएमसी का ओवरऑल असेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके रेवेन्यूज और बेहतर होते जाएंगे। इनको कुछ ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू भी मिलता है, बट दैट इज अ वेरी मिन्यूस्क्यूल पार्ट। तो अगर मैं जस्ट समराइज करूँ तो ऑलमोस्ट 70 से 75% कैम्स के लिए जो रेवेन्यू आता है दैट इज प्योरली फ्रॉम द एमएफ बिजनेस। सो इनके साथ ऑलमोस्ट 25-30 एएमसीज जुड़ी हुई है। जैसे जैसे उनके असेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ेंगे वैसे ही इनकी परसेंटेज फीस, कैम्स की परसेंटेज फीस जो है वो बढ़ती जाएगी। सो मेनली इसी पर इनका बिजनेस मेन बिजनेस ड्राइवर इज दिस। बट इसके अलावा ये सारी कंपनीज जो है ना, इवन सारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि के फिनटेक एक और बड़ा प्लेयर है यहाँ पे। तो ये सारे जो कंपनीज है दे आर नाउ लुकिंग टू इवन डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यू स्ट्रीम। तो वो अब बहुत सारी नई चीज़ों में भी है। सो कैम्स इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई टू न्यू थिंग्स लाइक एआईएफ में है वो, राइट? सो दे हैंडल द इंटीग्रेशन प्रोसेस फॉर एन एआईएफ एज वेल। कैम्स पे उनका एक जो पेमेंट का एक सिस्टम है, कैम्स रेप जो रिपोजिटरी के तौर पे है। इसके अलावा कैम्स केआरए है। सो जो भी छोटे मोटे वैल्यू एडेड सर्विसेज है विद इन दी एएमसी स्पेस, तो वो सारे सर्विसेज भी वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में करंटली दे रहे हैं। बट द ट्रूथ इज कि सारा बिजनेस जो है करंटली इसी पर डिपेंड करता है कि एमएफ बिजनेस कैसा करेगा। सो दे आर ट्राइंग टू स्केल दिस बिजनेसेस, बट लाइक आई सेड कि जब द मेन ड्राइवर ऑफ द बिजनेस इज ऑब्वियसली द एमएफ बिजनेस, राइट? सो अगर हम इसको इस सेंस में भी देखें कि प्रॉफिट पूल जो है एमएफ बिजनेस का ही सबसे बड़ा रहेगा, बिकॉज बाकी सारी जो सर्विसेज है वो ऑलरेडी वो म्यूचुअल फंड हाउसेज या एआईएफ हाउसेज को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे ये सर्विसेज का कॉस्ट कम रहेगा एज कम्पेयर टू द मेन आरटीए बिजनेस, राइट? सो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई तो कंपनी करने की कोशिश कर ही रही है, बट वन थिंग इज श्योर कि म्यूचुअल फंड या जो हमारी ओवरऑल म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री जितना तेज़ी से ग्रो करेगी, इस कंपनी के प्रॉफिट्स, नॉट जस्ट कैम्स, इवन फॉर के फिनटेक, ये दोनों का फ्यूचर उतना ही ब्राइट होता जाएगा, राइट? सो कंपनी तो काफ़ी अच्छी लगी, हमने मोड भी समझ लिए, बट एज एन अनबायस्ड एनालिस्ट हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने व्यूअर्स को ये भी बताएं कि आपको अगर कोई कंपनी अच्छी लग रही है तो उसके कुछ डार्क साइड्स भी होते हैं। एवरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ रिस्क। सो इस बिजनेस में क्या वो रिस्क है, उसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? राइट। सो श्रेणिक, सबसे बड़ा रिस्क इस बिजनेस में यही है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे कर रहा है या फिर इक्विटी मार्केट्स ओवरऑल कैसे कर रहा है, इस पर आपके बिजनेस के फॉर्च्यून्स बहुत ज़्यादा निर्भर है, राइट? तो अगर कोई ऐसे प्रोलॉन्ग पीरियड चलता है जहाँ पर इक्विटीज एज एन एसेट क्लास और म्यूचुअल फंड्स एज अ होल एसेट क्लास आर नॉट डूइंग दैट वेल, तो ऐसी कंपनी वोंट डू वेल। क्योंकि सीधी सी बात है, इनका जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली परसेंटेज है ऑफ द असेट्स अंडर मैनेजमेंट।
तो इनके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग इंडस्ट्री में आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए, एंड जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनका भी पैसा बढ़ते रहे। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक कॉन्सेंट्रेशन हो गया कि चाहे आपके पास मोट है, चाहे आपके पास हाईएस्ट मार्केट शेयर है, लेकिन इट इज़ स्टिल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन हाउ द ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डज। सेकेंड चीज़ है कि रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पर अगेन है। तो रेगुलेशंस की बात तो हमने पहले भी की थी। तो कैम्स को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑडिट्स के अंडर वो सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सेबी की बहुत सारी होती है। तो ऐसे जो नॉन कंप्लायंसेज है ना, ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एक मेजर इशू हो सकते हैं। सो कोई अगर नॉन कंप्लायंस आ गया, सेबी ने कोई फाइन लगा दिया कैम्स पे, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट इन्वेस्टर्स विल हैव, राइट? क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना, दे आर नॉट टेकन लाइटली बाय गवर्निंग बॉडी लाइक सेबी। द थर्ड थिंग इज कि प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर यहाँ पर हमेशा से रहेगा। आप समझिए अब इस चीज़ को कि असेट्स एएमसी कंपनीज अगर हम देखें, दे आर ऑलमोस्ट 50 राइट नाउ इन इंडिया, राइट? कि जो आरटीए कंपनीज है, दे आर जस्ट 2। तो सेबी इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन ट्राइंग टू बैलेंस दिस थिंग कि नए इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, टोटल एयूएम बढ़ते जा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो इन्वेस्टर को कॉस्ट कम होते जाना चाहिए। ये सेबी का सिंपल रूल है। अगर सेबी ये चाहता है कि इन्वेस्टर के कॉस्ट कम होते जाएं, तो एएमसीज के एक्सपेंस रेशियोज कम होते जाएंगे। एएमसीज के एक्सपेंस रेशियो अगर कम होते जाएंगे, तो जो पैसा एएमसी इन कंपनीज को दे रहा है वो भी कम होते जाएगा। एंड ये होता आया है। इवन लास्ट ईयर लॉट ऑफ एएमसीज हैड नेगोशिएटेड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन विद कैम्स। एक और चीज़ ये है अगेन यहाँ पर, विच इज़ एसोसिएटेड पॉइंट विद दिस, कि कैम्स के बहुत सारे क्लाइंट्स ओल्डर एएमसीज है। तो वो हमेशा एक बार्गेनिंग पावर रखेंगे। वो कहेंगे कि भाई मैं इतना एयूएम मेरा ग्रो हुआ है पिछले 1 साल में, तुम थोड़े तो फीस मुझे कम कर दो, तुम तो एयूएम के बेसिस पर कमा रहे हो पैसा। सो अगर मैं इतना वॉल्यूम ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, देन मुझे एटलीस्ट जो रेवेन्यू तुम मुझसे अर्न कर रहे हो वो तो कम कर दो। सो ये निगोसिएशंस रीनिगोसिएशंस हमेशा से होते आएंगे, एंड दिस विल ऑलवेज हैव अ बेयरिंग ऑन द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो ये एक मेजर रिस्क यहाँ पर रहेगा कि सेबी जो है उसके ट्यून्स पर हर इंटरमीडियरी को चलना पड़ेगा। ये रिस्क हमने एएमसी बिजनेस में भी बात की थी इससे पहले। तो ये रिस्क जो है वो इवन आरटीए बिजनेस में भी है कि प्राइसिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिस्क। सो इंडिया का अगर हम रेगुलेटर की बात करें एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, सो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो रेगुलेटर्स है दे वर्क ऑन द स्पिरिट, बट इंडिया का रेगुलेटर इज मोर स्ट्रिक्ट स्पेशली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो वहाँ पे रूल बेस्ड सिस्टम चलती है, तो यू कैन नॉट मिस एनीथिंग और एल्स यू विल बी सब्जेक्ट टू इंक्वायरीज, एंड उसके आगे जो भी प्रोसेस होगी वो तो चलती ही रहेगी। एक और चीज़ एज अ रिस्क मैं समझना चाहता हूँ कि अगर ये कंपनी जैसे कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट नहीं कर पाती है कोई भी एएमसी विद कैम्स, सो क्या एएमसी के लिए इज इट वेरी इजी टू शिफ्ट फ्रॉम कैम्स टू के फिनटेक? तो करंटली जो इंटीग्रेशन इश्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा होते, तो यही एक मेजर मोट कैम्स का बना रहता है कि इनके सिस्टम्स इतने इंटीग्रेट हुए रहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हर एक इन्वेस्टर का जो भी डेटा है वो सारा एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करो। तो वो AMCs will try to avoid that as much as possible. ये सारे जो बिजनेसेस है ये रिलेशनशिप पर चलते हैं काफ़ी हद तक। सो इट विल बी मोर ऑफ अ नेगोशिएशन कि आप थोड़े से रेट्स हमारे लिए कम कर दो, हम इतना वॉल्यूम ला रहे हैं, इतने ट्रांजैक्शंस ला रहे हैं, तो उस बेसिस पर चलता है। आई स्टिल थिंक कि स्विचिंग एटलीस्ट फॉर नाउ इज़ नॉट रियली दैट ईजी। Maybe how the things are moving with AI and stuff, maybe it might get easy in the future, but right now at least it is not very easy to switch your RTA. So अगर हम RTA और AMC के डिस्कशंस देखें तो they will always try to arrive at a win-win situation जहाँ पे RTA का ओवरऑल प्रॉफिट पूल बढ़ता रहे, लेकिन AMC का परसेंटेज कॉस्ट कम होता रहे, राइट? दैट कुड बी द सेंस वी कैन लुक एट। एग्जैक्टली, राइट। सो अभी हम काफ़ी समय से ये बात कर रहे हैं कि के फिनटेक एक बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री में। सो कैम्स वर्सेस के फिनटेक, ये दोनों कंपैरिजन में कैसे दिखते हैं? जब से के फिनटेक लिस्ट हुआ है तब से हमेशा इन्वेस्टर्स हर क्वार्टर में रिजल्ट्स देखकर यही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि विच इज़ अ बेटर बेट, क्योंकि ओवरऑल फाइनेंशियलाइजेशन के थीम में दे आर रियली गुड बेट्स टू टेक, क्योंकि और कोई मार्केट में है नहीं, ये दो ही है प्लेयर्स। तो ये एक बहुत अच्छा डिस्कशन बनता है हमेशा। इफ़ आई हैव टू सम अप, आई वुड जस्ट से कि के फिनटेक की अगर आप ग्रोथ रेट्स देखोगे देन दे आर डेफिनेटली बेटर देन कैम्स। A lot of newer AMCs which are getting established, they seem to be preferring a lot with K Fintech. K Fintech ने भी कुछ अच्छी चीज़ें की हैं in terms of growth. So K Fintech has always been open to a lot of acquisitions. Recently उन्होंने Ascent नाम की एक कंपनी को acquire किया है। इसके अलावा they also have their international business which is doing really well. तो non MF business definitely K Fintech का ज़्यादा strong है, and इसी वजह से
मैनेजमेंट का फोकस वहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि के फिनटेक के केस में मैनेजमेंट इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू एवेन्यूज टू ग्रो. दे हैव प्रॉब्ली ऑलवेज सीन कि कैम्प्स में कैसी रिस्क है एंड दे आर ट्राइंग टू निगेट देम इन देयर ओन वे, इन अ सेंस कि वो ये देख रहे हैं कि कहाँ से बेटर ग्रोथ आ सकती है. तो आई वुड से कि ग्रोथ रेट्स जो है वो डेफिनेटली के फिनटेक के ज़्यादा बेटर है. इंटरनेशनल बिजनेस का जो एक्सपोजर है वो के फिनटेक के केस में ज़्यादा बेटर है. अब डिफरेंस दोनों के केस में आता है वैल्यूएशंस पर. सो अगर if you look at the valuations right now, CAMS is trading at a PE of around 40, K Fintech is trading at a PE of around 50. जो valuation premium है वो इसी के लिए है कि K Fintech की growth ज़्यादा better है and they are also trying to scale their business in lot of other ways like international business, acquisitions, etc. इसके अलावा अगर हम margins देखें तो CAMS के margins थोड़े से better है. अब इसके पीछे भी 2-3 reasons है. Now CAMS has been actually integrating AI really well into their system. It seems कि आगे जो scale आएगी business में उसके लिए उनको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो हो सकता है कि यहाँ से मार्जिन और भी स्ट्रांग हो जाए. वी हैव सीन कि एक्सचेंज या फिर ऐसे जो मिडिल मैन सॉल्विंग सर्विसेज जो होती है वहाँ पर मार्जिन का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है. तो आई थिंक कि कैम्स जैसे बिजनेस में अभी भी मार्जिन स्केल करने का स्कोप अभी भी है. के फिनटेक के केस में हुआ ये है कि बहुत सारे एक्विजिशंस उन्होंने किए हैं, दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स. तो ऐसे में होता ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बहुत करने पड़ते हैं. तो दैट इज़ द रीजन वाई वी सी अ बिट ऑफ अ डिफरेंस इन बोथ देयर मार्जिन्स. आई थिंक मोर और लेस ओवर द लॉन्गर टर्म ये दोनों ही बिजनेसेस के मार्जिन्स दे विल डेफिनेटली स्केल एट मोर हायर लेवल्स. बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ अ कंपनी लाइक के फिनटेक इज एबल टू अक्वायर a lot of these companies and able to scale them as well. Acquisitions work भी करने चाहिए. तो that remains to be seen. But right now the margin profile is more in favor of CAMS because they are doing the more boring work a bit more efficiently. ओके, सो हम आपने वैल्यूएशन के बारे में एक पासिंग रेफरेंस तो दिया ही, बट फॉर आर इन्वेस्टर्स अगर वो कैम्स जैसी कंपनी को देख रहे हैं विच इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 40 का पी पे, सो क्या लगता है कि विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ एंड ऑल द थिंग्स टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड द हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, तो आर दिस गुड एंट्री पॉइंट्स या फिर हमें वैल्यूएशंस के लिए थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? सो श्रेणिक, आई थिंक कि एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन अ कंपनी लाइक कैम्स एंड एएमसीज कि आई थिंक कि इनका इवन इन अ पुअर बिजनेस साइकिल इनका पी बहुत ज़्यादा घटेगा नहीं जितना एएमसी बिजनेस का घट सकता है, क्योंकि एएमसी बिजनेस मोर और लेस कमोडिटाइज्ड है, राइट. जो आरटीए बिजनेस है यहाँ पर कैम्स के पास क्लियर मोट है, उनके पास बहुत अच्छा मार्केट शेयर है. I don't see a type of business like CAMS going below a PE of let's say 25 or 30. That's my just एक मेरा अंदाज है यहाँ पे. So there is proper levers कि why the PE of a business like CAMS will always be a little bit higher even in a business down cycle. Having said that, अगर हम median PEs देखें तो 5-year median PE has been 43-44 के आसपास. तो this is just a bit lower than the median PE right now. And even in the poorest of market cycles, CAMS का PE 33-35 के नीचे गया नहीं है. तो overall मुझे लगता है कि medians के आसपास इसका currently valuations हैं, which is quite rare in the financialization theme right now, क्योंकि most companies में हम देख रहे हैं कि जो उनके medians है उसके ऊपर इनके valuations गए हैं. But then again सिर्फ वैल्यूएशंस देख के नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना है कि ग्रोथ यहाँ से कैसे आएगी. बहुत सारा जो पेसिमिज्म फैक्टर्ड है कैम्स के वैल्यूएशंस में करंटली, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो रीनेगोशिएशंस एएमसीज ने 1 साल पहले किया था. तो मार्केट को कहीं ना कहीं लगेगा कि वापस शायद रीनेगोशिएशन आ जाएगा, इसलिए द मार्केट इज प्रोबब्ली नॉट गिविंग दोज काइंड ऑफ वैल्यूएशंस. बट प्योरली वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली दे आर नियर द मीडियंस राइट नाउ. सो मंदार, काफ़ी अच्छे से हमने ये कंपनी ओवरऑल समझ ली है. यज्ञा का जो 5G फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम बात करते हैं 5 मेजर पिलर्स ऑफ इन्वेस्टिंग या फिर 5 मेजर फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग विच इज़ फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री, वैल्यूएशंस, गवर्नेंस एंड एंटरप्राइज. दीज 5 फैक्टर्स अगर हम बात करें तो इन सारे फैक्टर्स में ये कंपनी कैसे बैठती है? सो अगर मैं क्विकली सम अप करूँ ऑल दी 5 फैक्टर्स, एंटरप्राइज के बारे में आई थिंक दे डेफिनेटली हैव अ स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज स्कोर. इसका रीज़न यही है कि एक बहुत अच्छा मोट है इनके पास, बहुत अच्छा मार्केट शेयर है विच डजेंट लुक लाइक दे विल लूज वेरी क्विकली. इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मुझे इंडस्ट्री बेसिस पर कुछ रिस्क लगते हैं. आई थिंक द थिंक कि इनका रेवेन्यू इजीली सेबी के एक सर्कुलर से अफेक्ट हो सकता है, ये एक इंडस्ट्री लेवल पर थोड़ी सी रिस्क मुझे लगती है. बट ओवरऑल आई स्टिल थिंक कि फाइनेंशियलाइजेशन एज अ थीम हैज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू ग्रो. अगर हम पेनिट्रेशन देखें इंडिया का इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो बहुत ही कम है. तो दैट इज़ वन बिग लीवर दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली प्रोपेल अ लॉट ऑफ ग्रोथ फॉर अ कंपनी लाइक कैम्स.
अगर गवर्नेंस की बात करें तो कंपनी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, तो यहाँ पर कोई प्रमोटर्स नहीं है, बट जो भी इंटरव्यूज गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की मैनेजमेंट ने दिए हैं, दे हैव सीम्ड क्वाइट गुड, कंपनी इज क्वाइट फोकस्ड, उनके जो भी MD CEO है, दे हैव गिवन गुड आंसर्स टू ऑल दी क्वेश्चंस। ओवरऑल DIS की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ते जा रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ग्रोथ रेट ओवरऑल हैज़ बीन डिसेंट, स्टिल अ लिटिल बिट लेसर देन के फिनटेक एज वी डिस्कस्ड, बट ROC लेवल्स, ROE लेवल्स दे आर क्वाइट गुड। डेट कंपनी में है नहीं, बिजनेस ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से स्केल हो चुका है। वैल्यूएशंस की बात तो खैर हमने अलग से कर ही ली है, 40K PE पर है करंटली राइट नाउ, विच इज़ अ लिटिल बिट लेसर देन देयर मीडियन लेवल्स। राइट, सो काफ़ी अच्छे से आपने समराइज़ करा, थैंक यू सो मच मंदार। एंड टू आवर व्यूअर्स आई वुड लाइक टू आस्क देम कि आपको कैसा लगा ये डिस्कशन वीडियो, इसे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको अगली कौन सी कंपनी पर डिस्कशन चाहिए, वो भी आपका अगर कोई प्रेफरेंसेस है, कोई सजेशंस है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एंड डू चेक आवर वेबसाइट investvednya.in। सो वहाँ पे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सारे DIY प्रोडक्ट्स है, सच एज स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज, सो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द कूपन कोड MP50 टू गेट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही और फंडामेंटल कंटेंट के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।